हेलो प्यारे बच्चों। और आ गए नए चैप्टर में, गणितीय आगमन का सिद्धांत। नया चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, गणितीय आगमन का सिद्धांत, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके। कथनों को गणितीय विधि द्वारा सत्य जो साबित करने की विधियां हैं। मान लीजिए कोई कथन है और कथन जो है गणितीय रूप में है, यानी जो कथन है वो गणितीय रूप में है, तो फिर उसको सत्य हमें सिद्ध करना होता है। ये इस चैप्टर की बात है। बेसिकली क्या है, मान लीजिए एक कथन है, हाँ? जैसे राम स्कूल जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद कथन है राम स्कूल जाती है। तो कथन, तो क्या ये कथन नहीं है? मतलब कथन है, मतलब कथन का मतलब ये होगा कि जो कहा जा रहा है उस वो हो सकता है वास्तव में कि नहीं हो सकता। अब राम स्कूल जाती है, तो सब जानते हैं कि राम जाति वाला शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है राम। तो ये स्कूल जाता है। अब राम स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, ये मैंने सिंपल सी बात बताई आपको। तो ये कथन है, ठीक। तो यानी हर बात जो कही जा रही है वो कथन है भी या नहीं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, कथन होने के बाद ये भी देखा जाएगा फिर कि वो गणितीय रूप में है कि नहीं, है ना। गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक। तो पहले पुष्टि कर लें कि भाई कथन है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम चैप्टर में, भूमिका। तो 4:1 में हम पढ़ते हैं भूमिका, ठीक। तो भूमिका को पढ़ेंगे, क्या कहेंगे भूमिका के बारे में। जैसे गणितीय चिंतन का एक आधारभूत सिद्धांत निगमनिक तर्क है। तर्कशास्त्र के अध्ययन से उद्गत एक अनौपचारिक और निगमनिक तर्क का उदाहरण 3 कथनों में व्यक्त तर्क है। जैसे सुकरात एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसलिए सुकरात मरणशील है। तो यहाँ पर देखते हैं ए और बी सत्य है तो सी की सत्यता पक्की है। तो इन्होंने कहा है सुकरात एक मनुष्य है, चलिए सभी मनुष्य मरणशील हैं, यानी सब मनुष्य मरेंगे जरूर, सुकरात मरणशील है। ये बात भी सही है। अगर सुकरात एक मनुष्य है और हर मनुष्य मरणशील है तो सुकरात भी मरणशील है। यानी यहाँ ये समझना है कि ए और बी में अगर 2 कथन हैं वो सही हैं तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मोटी मोटी सी बात कर रहे हैं कि ए बराबर 2, बी बराबर 3, तो ए प्लस बी बराबर 5, है ना। तो कह रहे भाई ये सत्य है। अब मान लिया ये भी सत्य है कुछ टाइम के लिए, कुछ परिस्थितियों में, तो ये भी सत्य है। अच्छा, अब ये कहा ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और ये सत्य है। मान लिया ये कथन जो है सत्य है, ऐसा होता है। तो ए बराबर 2, बी बराबर 3, ऐसा कर लें। तो ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग 25, देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो भाई ये भी सत्य है, इसमें क्या है। तो एक कथन सत्य है, इससे पहले 2 कथन हमने जोड़े हुए हैं जिनमें इसकी सत्यता सिद्ध हो जाती है, ठीक। तो ये कहानी है। यदि कथन ए और बी सत्य हैं तो सी की सत्यता अपने आप स्थापित है। इस सरल उदाहरण को गणितीय बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 8 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य कोई संख्या सम संख्या है, इसलिए 8
एक सम संख्या है। मतलब यही कहानी है कि 8 2 से भाज्य है। कोई भी सम संख्या 2 से भाग हो जाती है, तो इसका मतलब 8 भी एक सम संख्या होगी, यानी 2 से भाग होने वाली संख्या सम संख्या होगी। सिंपल सी बात है। चलिए, इस प्रकार संक्षेप में निगमन एक प्रक्रिया है जिसमें एक कथन सिद्ध करने को दिया जाता है। निगमन बोलते हैं बेटा डेरिवेशन, मतलब एक प्रक्रिया है गणित की जिसमें सिद्ध करने को दिया जाता है, जिसे गणित में प्राय अनुमानित कथन, कंजक्चर अथवा प्रमेय कहते हैं। प्रमेय एक अनुमानित कथन है, यानी कथन है अनुमानित कथन है, अनुमान के आधार पर कथन है। तर्कसंगत निगमन के चरण प्राप्त किए जाते हैं और एक उपपत्ति स्थापित की जा सकती है अथवा नहीं की जा सकती है। अर्थात निगमन व्यापक स्थिति से विशेष स्थिति प्राप्त करने का अनुप्रयोग है, यानी डेरिवेशन जो है एक अनुमानित स्थिति से व्यापक स्थिति प्राप्त करने का एक प्रयोग है। निगमन के विपरीत आगमन तर्क प्रत्येक स्थिति के अध्ययन पर आधारित होता है। आगमन तर्क, निगमन बाद में होगा, पहले होता है आगमन तर्क। तो क्या करें, पहले कौन सा तर्क है बेटा, आगमन तर्क। आगमन तर्क, आगमन तर्क के बाद क्या शुरू करते हैं, निगमन तर्क। फिर आता है निगमन तर्क। तो निगमन तर्क क्या है, इसको सिद्ध करने का एक तरीका, इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए ये बनाया जाता है इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये आगमन तर्क है। तथा इसमें प्रत्येक एवं हर संभव स्थिति को ध्यान में रखते हुए घटनाओं के निरीक्षण द्वारा एक अनुमानित कथन विकसित किया जाता है। इसको प्राय प्रयोग किया जाता है तथा वैज्ञानिक चिंतन, जहां आंकड़ों का संग्रह तथा विश्लेषण मानक होता है, का यह मुख्य आधार है। इस प्रकार सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि आगमन शब्द का अर्थ विशिष्ट स्थितियों या तथ्यों के व्यापीकरण करने से है। तथ्यों का व्यापीकरण करने से है, मतलब तथ्य हैं, परिस्थितियां हैं, विशिष्ट हैं, उनको व्यापक बनाना है, इसका मतलब होता है आगमन। आगमन का मतलब है तथ्यों को व्यापक करना और उन्हें फिर निगमन विधि द्वारा सिद्ध करके देखा जाता है। तो इसका मतलब तथ्यों को व्यापक करना, तथ्यों को व्यापक करना। व्यापक करना मतलब व्यापक समझ रहे, विस्तार से देखना, विस्तार करना, तथ्यों को डिटेल में जाके सिद्ध करना। चलिए, बीजगणित या गणित की अन्य शाखाओं में आगे क्या कहा इन्होंने, बीजगणित या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं, ऐसे परिणाम या कथन होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है। ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीक पर आधारित समुचित सिद्धांत है, जो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहलाता है, फिर पढ़ लें। n या n के पदों में कुछ कथनों को व्यक्त किया जाता है, फिर इन्हें सिद्ध किया जाता है, तो उसे कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। विशिष्ट तकनीक पर आधारित सिद्धांत, समुचित सिद्धांत। तकनीक क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो n के पदों में दिए गए कथन को सिद्ध करने का जो सिद्धांत है वो है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक, चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है बेटा, समझ में आ गया, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं, शाबाश। प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा मोटिवेशन क्या है कि अगर कोई घटना जुड़ी हुई है, कोई घटना कुछ चरणों में है और जुड़ी हुई है, तो अगर पहला चरण पूरा कर दिया जाए तो आगे घटना अपने आप होने लगती है। ये है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में क्या किया इन्होंने, कुछ जो टाइल हैं वो खड़े किए हुए हैं, जैसे टाइल कुछ खड़े किए हुए हैं ज़मीन के ऊपर बेटा ऐसे, तो ये कह रहे हैं कि ये सब खड़े हैं ऐसे। अगर मैं इसको गिरा दूं, इसको मान लीजिए मैं गिरा दूं, तो ये गिरते हुए इसको लगेगा,
तो ये गिरते हुए इसको लगेगा। तो यहाँ प्रथम चरण में घटना हुई तो दूसरी और तीसरी अपने आप आगे होने लगेगी, ये कह रहे हैं, ये प्रेरणा है। यानी घटनाओं का आपस में जुड़ा हुआ, मतलब पूरी जो घटना है पूर्ण घटना है, उसको समझेंगे बात को। जो पूर्ण घटना है वो छोटी छोटी ऐसी घटनाओं में बनी हुई है। अगर उन छोटी छोटी घटनाओं में शुरुआत कर दें तो घटना पूरी हो जाती है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह है इसका मोटिवेशन, बस इससे ज़्यादा नहीं। दृष्टांत, दृष्टांत क्या है? दृष्टांत यह है, अगर कोई योग, हमने कहा संख्या के पदों में कोई हम संबंध ले लेते हैं, कोई कथन ले लेते हैं, ठीक, तो दृष्टांत देते हैं n के पदों में। मान लीजिए हम कुछ चीज़ ले लेते हैं, तो n 1 के लिए सत्य है, 2 के लिए सत्य है, 3 के लिए सत्य है, तो वो हमें फिर आगे बढ़ाते हुए उसको इसी विधि से सिद्ध करना होता है। जैसे उन्होंने कहा 1 + 2 + 3 n तक जोड़ें, तो ये कह रहे हैं n n+1/2 होगा, n+1/2 होगा। तो इन्होंने कहा n = 1, तो इसका मतलब यहाँ देखें चेक करके बेटा, n = 1 रखने पर तो क्या होगा ज़रा देखें। तो 1 आएगा इधर और इधर भी 1 ही आ जाएगा, तो सही है भाई, पहला ही पद है ना। n = 2 रख के देख लो, n = 2 के लिए क्या करना है, देखो 1 पद 2 पद, तो इधर 3 होगा, इधर n का मान 2 रख लो, तो इधर भी 3 होगा, 2 3/2, तो क्या हो गया 2 3 हो गया, तो सत्य है। देखो ये कहानी हुई है। तो ये कह रहा इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। n = 1 के लिए, फिर n = k के लिए, और फिर n = k+1 के लिए। तो कथन सिद्ध करने में 3 पद होंगे बेटा, कथन सिद्ध करने में 3 पद लेने होंगे। करने की विधि क्या लिखी, n = 1 के लिए ये पहला पद होगा, n = k के लिए ये दूसरा पद होगा, n = k+1 के लिए ये 3 पद होंगे। ठीक, यानी ध्यान देंगे बच्चों, ये पहला पद होगा, ये दूसरा, और ये तीसरा, है ना। तो खैर ये है दृष्टांत, यानी बताया है कि ऐसे करना होगा। चलिए अब देखते हैं। शाबाश। अब आया गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो इसमें ये 3 पद हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी दी हुई है, और अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहले कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे हमने इसको ले लिया या कोई फॉर्मूला ले लिया 1 2 3 4 के लिए, तो अपने लेवल पे करके देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बेटा सीधे एक अच्छे से सवाल की बात कर रही है। एनसीईआरटी में जो पहला उदाहरण है अच्छा खासा बढ़िया है, ठीक। चलिए, अगर हल्के सवाल करने हैं तो नोट्स है आपके पास, चैप्टर में पीडीएफ लगा हुआ है, उसको देख लीजिए। इसमें छोटे छोटे हल्के हल्के सवाल हैं और अच्छे से डिटेल में जानकारी है। पढ़ने के लिए जो नोट्स दिया है हमने वो लगा हुआ है। शाबाश। हाँ, चलिए, तो उदाहरण नंबर 1 को ही हम लेंगे, उदाहरण नंबर 1 को ही हम लेंगे और इसी से हम समझेंगे। इजी लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो है, नोट्स है उसमें छोटे छोटे सवाल हैं, चैप्टर को पढ़ें और अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। तो उदाहरण नंबर 1, चलिए, तो कह रहा है कथन को सिद्ध करिए। देखो क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n पदों तक जोड़ा गया, n n+1 2n+1/6, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने की विधि को भी हम यहीं से विकसित कर लेंगे, मतलब सिद्ध करने की जो विधि है उसको भी यहीं से विकसित कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे भाई किसी भी सवाल में हमें क्या करना है। ठीक, छोटी मोटी चीज़ें बदलेंगी जब सवाल सारे कराऊंगा मैं एनसीईआरटी के। इस चैप्टर में विविध प्रश्नावली नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है,
और इस चैप्टर के लिए कोई बहुत इजी लेवल पर जाके चिंतन करने की, इसका बेसिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे रास्ते ये चैप्टर चलता है। और एक बात और आ गई कि अब चूँकि ऑब्जेक्टिव होते हैं पेपर ज़्यादातर, एमसीक्यू बेस होते हैं कंपटीशन के पेपर सारे ही, तो बड़े बड़े सवालों को करने का कोई ज़्यादा मतलब है भी नहीं। ठीक, बस समझना है। ओके, और इस पर अगर कोई सवाल बनेगा ऑब्जेक्टिव में, तो बेटा ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेगा तो छोटा मोटा ही बनेगा, बहुत बड़ा तो बनेगा नहीं, तो बड़े फार्मूले को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि करना चाहिए कि चैप्टर ये मानसिक तंदुरुस्ती के लिए, दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छा चैप्टर है। बीज गणित में क्या क्या फार्मूले होते हैं, कौन कौन से फार्मूले कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो सारी चीज़ें, श्रेणियाँ कैसी होती हैं, श्रेणियों के बारे में जानकारी बढ़ती है। तो पढ़ना तो अच्छा है, लेकिन बड़ा सवाल जो कि नहीं बनता, तो उस पर्पज से बहुत ज़्यादा इसको लेके चलने की, करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार करें, समझें और आगे बढ़ जाएं। तो साइड में जो स्टडी मटेरियल होता है हेल्प के लिए, वो बहुत गहरे में, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल पे इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इजी लेवल पे हमारे पास एक नोट्स है, वो पढ़ लीजिए। बाकी छोटे मोटे नोट्स, एमसीक्यू वगैरह हल्का कोई बनेगा तो आपके कोर्स में है। चलिए, तो पहले क्या करें, पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए पहली चीज़ ये लिखो बेटा, शाबाश। तो 1 लिख देंगे n की जगह 1, और यहाँ n 1, 1 + 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3/6। तो हमने कहा सत्य है। तो यहाँ लिखते हैं माना n बराबर के लिए सत्य है, ये मान लेते हैं बेटा, हमेशा हमेशा यही रहेगा हर सवाल में, क्योंकि n पे तो लिखा ही है सत्य है। तो क्या करते हैं, 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और जोड़ देते हैं k पदों तक, और k + 1, बस इससे आगे फिर अगली प्रक्रिया हमें करनी होती है /6। ये हमने मान लिया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो n बराबर k + 1 के लिए बेटा ये सिद्ध करना होता है। तो दोनों तरफ क्या क्या करते हैं, एक पद जोड़ देते हैं, दोनों तरफ अगला पद जोड़ देते हैं। देखो इधर जोड़ोगे तो क्या होगा, k + 1 का स्क्वायर होगा, इधर जोड़ेंगे तो कैसा होगा। तो जोड़ देते हैं k + 1, 2k + 1 और 6, और यहाँ क्या जोड़ना बेटा, k + 1 का स्क्वायर जोड़ना, ये जोड़ना है इस तरफ, यानी दोनों तरफ एक पद को इसमें जोड़ देना है, अगले पद को जोड़ देना है। और जोड़ के इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसमें बस यहाँ लिख देना आपको ऐसे, भाई इधर जोड़ा जाए, इधर तो हम ऐड कर ही देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इधर तो हम ऐड कर ही देंगे। इधर से सिद्ध करना होगा कि ये पद कैसा हो जाएगा। अभी ये पद देखो ऐसा है, k + 1 2k + 1 है, तो ये कैसा होगा, मतलब पद वो हमें दिखाना होता है। चलिए, तो ये k + 1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, तो यहाँ हो गया k 2k + 1 प्लस बटे में 6, और ये बच गया 1k + 1, ऐसा कर लेते हैं। तो k + 1, आगे बढ़ते हैं, इसको 6 को बेटा लघुत्तम ले लेते हैं, k² 2 + k, ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये हो गया 6k + 6, और पूरे के बटे में 6 लिख लेते हैं। k + 1, अब कुछ हो रहा है देखो, 2k² + 7k + 6 बटे 6, ऐसा हो गया, ये पद बन गया। देखो कोई गुणनखंड होंगे 7 और 5, 6 दूनी 12, तो यहाँ क्या हो सकता है बेटा, 7 बना ना, 2k² + k, ठीक है, 6k + 6, ठीक है ठीक है, 6 4 और 3 7 है ना, तो कर लो गुणनखंड कर लो, k + 1 2k² + 4k + 3k + 6 में गुणनखंड करने, देखो यहाँ पे हो गए 4 और 3 के पदों में, इस 7 को मैंने 4 और 3 लिख दिया। आगे चलेंगे,
तो k+1, 2k कॉमन लेंगे तो ये हो गया k+2। यहाँ से बेटा 3 कॉमन लेंगे तो k+2, यहाँ प्लस लिखा, शाबाश। तो ये आ गया 6। इसके बाद शाबाश, इसको हटा देता हूँ, ठीक, शाबाश। ओके, आगे बढ़ेंगे। k+1 और आगे आ गया तुम्हारा k+2 और फिर आ गया 2k+3, ये आ गया 6। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, n+1 2n+1। चलिए, तो k+1 तो सेम रहेगा बेटा, 1 नंबर बढ़ेगा। इसके बाद k+1+1 और यहाँ 2k+1+1, ऐसा हो गया बच्चों, शाबाश, ये आ गया 6। तो n बराबर k+1 के लिए सिद्ध हुआ। देख पा रहे हैं, n की जगह पे क्या आ गया बेटा, n k+1, n+1। देखो यहाँ पे k+1 n की जगह पे आ गया +1, 2n+1 तो n की जगह पे क्या आ गया, 2k+1 1। मतलब इसको ऐसे लिख दिया, देखो 2k क्या लिखा, 2k+2+1, तो ये बना दिया यहाँ पर k+2 है, इसको तोड़ के लिख दिया k+1+1, तो यानी n की जगह k+1 ले आए, ये बन गया, ठीक, सिद्ध हो गया। तो ये ही है तरकीब, हर सवाल में इसी तरीके से करना है। तो इस सवाल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आने वाले सवाल अब आसान होंगे। तो इस मेथड में तो कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये मेथड तो सिंपल सीधा रास्ता है। हाँ, यहाँ पर जब ये पद बनाना होता है, देखो यहाँ पर ये जब पद बनाना होता है ये वाला, तो इसमें थोड़ा आगे पीछे जोड़ना घटाना करना पड़ता है, उसको हम समझ लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, अब लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, शाबाश। उदाहरण नंबर 2। चलिए, सभी धन पूर्णांकों के लिए, इसको भी करके देखेंगे। सभी धन पूर्णांकों के लिए, तो क्या लिख रहे हैं, उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं, 2 की पावर n बड़ा है n से। तो यहाँ देखते हैं, पहले लगा के n बराबर 1 के लिए देखो क्या करेंगे इसमें, तो 2 की पावर n बड़ा है 1 से, तो हम लिख देंगे सत्य। माना n बराबर k के लिए सत्य है, क्योंकि n के लिए सत्य है तो k के लिए मान सकते हैं। भाई n के लिए सत्य हो गया तो k के लिए तो मान ही लेंगे ना। चलिए, तो n बराबर k+1 के लिए हैं, ऐसा लिख देते हैं। तो क्या होना चाहिए, 2 की पावर k+1 k+1, ऐसा हो गया। देखो अब इसमें क्या आया, 2 की पावर k और ये k+1। अब 2 की पावर k क्या बेटा, ये देखो k, ये k के बराबर आ रखा है। यहाँ से देखो, अगर 2 की पावर k कर दूँ, n बराबर k के लिए सत्य है, तो 2 की पावर k, ये k नहीं हो जाएगा, तो यहाँ रख देता हूँ। तो 2k बड़ा k+1, तो k बड़ा 1 से, ये आ गया। मतलब k 1 से बड़ा ही है, 1 पे है तो 1 से बड़ा जाएगा ही, ये 1 2 3 4 5 6 है।
सिद्ध हो गया। तो ये चीज़ कहाँ से लिखी, ये देखो, 2 की पावर के से बड़ा है ना, तो बता रखा है ना, ये देखो n बराबर के लिए सत्य है, तो यहाँ रख दिया, 2 की पावर की जगह पे के रख दिया, देखो, है ना, तो ये बड़ा ही हो गया। चलिए अब आया उदाहरण नंबर 3। क्या कहते हैं उदाहरण नंबर 3 में, देखो एक बार, सभी पूर्णांकों के लिए n बराबर या 1 से बड़ा, n 1 से बड़ा के लिए, अब ये सारे सवाल धनाधन हो जाएंगे तुम्हारे, हैं फटाफट होकर चले जाएंगे। 1 गुना 2, 2 गुना 3, ऐसे करते गए, n+1 के लिए लिखा है n/n+1। बस ये तुम्हें सिद्ध करना है, चलो कर लो, शाबाश। तो क्या करें, n बराबर 1 के लिए, तो क्या करेंगे, 1 रख लो पहले, भाई 1 रखोगे क्या होगा, तो 1 तो ये है, पहला पद तो यही है। चलिए, तो 1/2, और यहाँ n1 रखा तो 1+1 1/2, तो लिख दिया सत्य है। और माना n बराबर के लिए सत्य है, तो कैसे लिखेंगे उसको फिर, 1 1 2 2 3 ऐसे करते जाएंगे, k+1 बराबर k+1, ये कथन है जो के लिए सत्य है। अब क्या करेंगे, n बराबर k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए, तो अगला कदम क्या होगा, ये अगला पद जोड़ देंगे दोनों तरफ, इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या होगा, k+1 प्लस, बेटा इधर जोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा, देखो k की जगह पे अगला पद जुड़ना है, तो k की जगह क्या हो जाएगा, k+1, और यहाँ k+1+1, तो अगला पद जो होगा, ध्यान से देखें, वो होगा k+1 और k+2, ये होगा, दोनों तरफ जुड़ेगा। मैं फिर लिख के दिखा दूं, इससे अगला पद जोड़ना बेटा, तो क्या जोड़ेंगे, देखो k की जगह पे क्या जोड़ेंगे, k+1, यहाँ k की जगह पे जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा k+2, और इधर जोड़ेंगे इसी चीज़ को k+1, मतलब अगला पद दोनों तरफ जोड़ना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखो, पर इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लिख के दिखाया कि भाई अगला पद कैसे जोड़ते हैं, यहाँ नहीं लिखना, इस तरफ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये हटा लिया, देखो मैंने, तो यही लिख के दिखाना होता है बस। शाबाश, ऐसे ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ बनानी है बेटा, तो आप बना लेते हैं, देखो शाबाश। कैसे बनेगा, तो k+1 कॉमन ले लेते हैं अपॉन में, ऐसा, तो ये हो गया k+k+2, है ना, देखो ये आ गया, तो 1/k+1 लिखा रहेगा, और ये जो चीज़ आ रही ऊपर, ये क्या आ रही बेटा, k² + 2k+1 अपॉन में आ रहा है k+2। अब देखिए k+1 का पूर्ण वर्ग है, ये अपने आप आता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं करना, बस टेक्नोलॉजी लगानी है तुम्हें। ये रहा, देखो ऐसे आ गया, देखो एक कट गया, तो ये आ गया k+1 और नीचे आ गया k+2, तो इसको उस रूप में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर तो ठीक बना हुआ है, ऊपर तो k+1 होना ही चाहिए, एक पद बढ़ेगा, नीचे लिखेंगे k+1+1, तो ये बेटा ये क्या है, n बराबर k+1 के लिए सत्य है। जांच कर लो।
के प्लस वन आया है एन की जगह पे। देखो ये एन है ना, एन के लिए सत्य तो ये है ना, तो एन की जगह पे क्या आ गया के प्लस वन। तो नीचे भी देख एन की जगह पे क्या आ गया के प्लस वन। तो एन एन प्लस वन, एन ऊपर आया, एन यहाँ पे है, तो एन की जगह पे क्या आ रहा है के प्लस वन। तो एन की जगह पे के प्लस वन पे फॉर्मूले को इसको बनाना होता है ना। चलिए अगला देखेंगे, अगला उदाहरण क्या है। तो धीरे धीरे बनना, ये बनेगा तो मैथमेटिकल डेवलपमेंट से ही, मतलब कहीं कहीं पे गुणनखंड लेने पड़ेंगे, कहीं कहीं पे उसको हल करना पड़ेगा। तो बनेगा तो बेसिक जानकारी से ही, जोड़ना घटाना गुणा करना, बनेगा तो इन सब चीज़ों से ही। शाबाश। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। हाँ अगला सवाल है, 7 की पावर n 3 की पावर n 4 से विभाजित होता है। चलिए ये उदाहरण है बेटा, ये इस तरह के उदाहरण मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं और आ जाते हैं अक्सर। ये है उदाहरण 4। इसमें क्या लिखा, 7 की पावर n 3 की पावर n 4 से भाज्य है, ऐसा लिख दे बेटा। ये कथन है ना, 4 से भाज्य है, विभाजित होता है। जहाँ n क्या है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक, तो देख लेंगे पहले n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए तो क्या करें, 7 की पावर 1 3 की पावर 1 बराबर 4, सत्य हो गया बेटा, 4 से 4 विभाजित हो गया। माना 7 की पावर के 3 की पावर के बराबर 4p, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, सत्य है। ये क्यों मान लिया मैंने, देख ध्यान से देखो, 7 की पावर के 3 की पावर के भाग हो रहा है 4 से, तो 4 के साथ में p आएगा, मतलब p कोई पूर्णांक है। जहाँ p पूर्णांक है, कोई भी होगा बेटा, भाग होगा पूरी तरह है तो पूर्णांक हो गई। ठीक, अब 7 की पावर के प्लस 1 माइनस 3 की पावर के प्लस 1 भी 4 से भाज्य है। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब ये भी भाज्य है। अब इसके लिए क्या उपाय करें भाई, ये तो हमें पता है भाज्य है, इसके लिए क्या उपाय करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये पद बनना चाहिए, ये पद बनना चाहिए। तो कैसे बन सकता है, क्या जोड़ें क्या घटाएं। अब ये पद बनाने के लिए 3 की पावर के और 7 मिला दूं अगर मैं अपनी तरफ से, 7 के प्लस 1 और 7 मुझे कॉमन लेना है, इसमें से कुछ घटा लो बेटा, ऐसा ये पद बनना चाहिए। ये पद, ये वाला पद बनना चाहिए। तो क्या करूं, 7 इंटू 3 की पावर के, ये कॉमन ले लो। अब देखो 7 कॉमन होगा इसमें से, ये मैंने अपनी तरफ से घटा लिया। अब इसमें से अगर 7 कॉमन होगा, ये मैंने अपनी तरफ से किया, देखो जुगाड़ तो मैं करना पड़ेगा, ये पद बनना चाहिए। यहाँ इस पहले पद में ये बनाना पड़ेगा। तो 7 की पावर के प्लस 1 तो है, ताकि 7 बाहर निकल जाए, 7 ले लिया मैंने, 3 की पावर के बच जाए, ये मैंने 7 में ले लिया। तो मैंने ये पद घटाया है, समझ रहे हैं कैसे घटाया, आसानी से सोच के घटा सकते हैं इस पद में कि भाई ये पद बनाना है, ये वाला पद बनाना है इस पद में। तो इसी को मैं जोड़ देता हूँ, 7 की पावर 3 की पावर के माइनस 3 की पावर के प्लस 1, ऐसे, बस 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 ऐसा हो गया। देखो यही मैंने घटाया, यही मैंने जोड़ दिया। तो क्या कॉमन लो बेटा, 7 कॉमन ले लो, ऐसा। तो 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के, ये हो गया बेटा, देख बन गया ये पद। यही फंडा है बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है।
इस पद में ये पद लगा देना है बस अपनी तरफ से यहाँ से, मतलब ये बन जाए पद ऐसा, माइनस प्लस कर देना बस। आगे चलेंगे तो यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, 3 की पावर k कॉमन होना है। 3 की पावर k बन जाएगा देख कॉमन, तो 7 माइनस 3 बचेगा बेटा। बस 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 हो गया काम। चलिए हाँ, तो 7 की पावर k 3 की पावर k बेटा, ये रहा देख 4p, इसको लिख दिया 4p। अच्छा इसके बाद 3 की पावर k और ये 4 और 3 की पावर k, ठीक। तो पूरे में से 4 कॉमन निकल सकता है देख, 7p प्लस 3 की पावर k, ठीक। तो अतः 4 से भाज्य है, हो गया कि नहीं। सारे में से अगर 4 कॉमन निकल गया पूरी तरह बाहर, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज 4 से भाज्य है बस। तो जिसको विभाजित किया गया भाज्य जिसमें सिद्ध करना होता है, उसकी में ये टेक्निक है। पहले ही पद में यहाँ कुछ ऐसा जोड़ लो घटा लो कि ये चीज़ बन जाए, आगे अपने आप आ जाएगा कॉमन, जिससे भाग होना है वो अपने आप कॉमन आ जाएगा आगे, ठीक है। चलिए तो ये विभाजित सिद्ध करने का फंडा यही रहेगा बेटा, इसी से होंगे क्वेश्चन। शाबाश, चलते जाओ। चलिए अगला उदाहरण देख लिए, खोलिए पन्ना पलटिए बच्चों, 4 हो गए हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे देखते हैं। 5वां सवाल देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। एक बार सारे एग्जाम्पल में करके दिखा दूं, उन्हें समझा दूं उनमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो सवाल भी हम सारे करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पर उसको आप खुद भी करके अपना देखें, ट्राई करें, आगे बढ़ें। ये कह रहा है x माइनस 1 से बड़ा है, इन्होंने कहा x बड़ा है माइनस 1 से, और प्राकृत संख्याओं के लिए तो बेटा n जो है वो प्राकृत संख्या है, ये बात भी इन्होंने कही। जो भी प्राकृत संख्या लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस एक्स की जो पावर है वो n है, बड़ा या बराबर है 1 प्लस एन एक्स से, ये सवाल है। तो पहला काम क्या हुआ करता है हमारा, n बराबर 1 के लिए देख लें ज़रा, बड़ा या बराबर है, तो पहले देखते हैं n बराबर 1 के लिए ये देख लेते हैं पहले। तो 1 प्लस एक्स बड़ा या बराबर 1 प्लस एक्स, तो सत्य हो गया बेटा, बराबर तो आ ही गया। तो माना n बराबर के लिए सत्य है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिख लो 1 प्लस एक्स के 1 प्लस के एक्स। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए तो क्या करना है इसमें, यहाँ पे लिखते हैं बेटा, ये चीज़ करनी होती है 1 प्लस के प्लस 1 के लिए। तो क्या करें, 1 प्लस एक्स के प्लस 1 बड़ा होना चाहिए 1 प्लस के प्लस 1 एक्स के लिए, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए, ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है बेटा देख, इसको फिट कर ले, इसको ठीक कर ले, इसको लिख ले 1 प्लस एक्स की पावर के बड़ा होना चाहिए 1 प्लस के एक्स, इसको ब्रैकेट को खोल ले, प्लस एक्स, ऐसा होना चाहिए। शाबाश। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की जगह क्या कर सकते हैं, ये देख 1 प्लस एक्स का के कितना आ रहा है 1 प्लस के एक्स, तो यहाँ लगा ले 1 प्लस एक्स, इसकी जगह बेटा इसको लिखा करते हैं,
यूज करते हैं ना वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू रख दी 1 प्लस के एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, बस अब ये सिद्ध हो जाएगा। देखो ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ब्रैकेट खोल लो। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस, इसके साथ तो हो ही गया, अब इसके साथ ले लो के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, ऐसा हो गया। अब कुछ कटेगा तो के एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 0 से, ऐसे तो लिख दिया के एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा, तो बड़ा ही हो गया ना बेटा, सिद्ध हो गया, तो लिख दिया सिद्ध हुआ। बड़े छोटे में ऐसा कर लेते हैं। 0 से बड़ा आया कि नहीं आया, क्योंकि सिद्ध, ये तो सिद्ध करना था, ये तो सिद्ध करना था। हो गया, देख ये 0 से बड़ा, ये इससे बड़ा आ रहा है, तभी तो ये 0 से बड़ा होगा, मतलब इधर का नंबर 0 से बड़ा। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़े छोटे में कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फिर आ गया 2 7 की पावर n, 3 5 की पावर n -5 24 से भाज्य है। उदाहरण नंबर 6, क्या लिख रहे हैं? 2 7 की पावर n प्लस 3 गुना 5 की पावर n -5 24 से भाज्य है। ये सवाल है बेटा, चलिए करके देखते हैं। वही तरकीब है भाज्य करने का, वही फंडा है। जब k प्लस 1 पे जाएंगे, जब n बराबर k प्लस 1 वाले पद पे जाएंगे, तो इसको k वाले पदों में बना लेंगे, जो भी आएगा उसे लिख देंगे साइड में। तो पहले क्या करें, n बराबर 1 के लिए पहले तो ये लिख लो बेटा, शाबाश। तो देखें 2 × 7 प्लस 3 × 5 -5 बराबर, तो देखो 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 29 में से 5 गया 24, तो हमने लिखा सत्य है। भाई 24 आ गया वैल्यू डालने पे। अब लिख लिया माना n बराबर के लिए सत्य है। ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि n के लिए सत्य है, तो फिर लिख लेते हैं इसको। 2 7 की पावर k प्लस 3 5 की पावर k -5 बराबर 24p। क्या लिख दिया बेटा? p। भाग हो रहा है ना पूरी तरह, तो p मान लिया, जहाँ p पूर्णांक है, मतलब धन पूर्णांक मान लें या पूर्णांक मान लें। भाई पूरी तरह भाग होगा तो कोई भागफल तो आएगा ही, पूरी तरह भाग होगा तो पूर्णांक ही आएगा, ये मान लिया। अब आगे देखते हैं, अब क्या करना है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए, ऐसे तो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से लिख दो k प्लस 1 लगा के, ये वाला। तो 2 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 5 की पावर k प्लस 1 -5 24 से भाज्य है। ये भी 24 से भाज्य है। ये भी लिख दिया। चलो अब इसे हल करना है बेटा, इसी को हल करना है बस। 2 7 की पावर k प्लस 1
3 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5, ये करना है बेटा, इसको चलाना है बस यहाँ से। मतलब इसको 24 से भाग करके दिखाना है, इस पूरे में से 24 कॉमन आना चाहिए। ठीक। अब एक तरीका तो ये हो जाता है कि ये चीज़ मुझे निकालनी है, ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे उसमें से निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं 7 बाहर निकाल लूँ एक, तो 2k प्लस 1 बच जाएगा। अच्छा, या एक 5 निकाल लूँ तो बच जाएगा। ठीक। इसमें मैं ऐसा कोई पद जोड़ लूँ कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाए तो भी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, छोटा कैसे पड़ेगा? तो वो टेक्निक जो हमने बनाई थी कि भाई वो पद बन जाए, उसके लिए टेक्निक हम लगा सकते हैं, अपने अपने तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसमें से 7 बाहर निकाल लें, 7 को 1 प्लस 6 लिख लें, एक्सप्रेशन खोल लें, पूरा कर लें उसको। फिर 5 बाहर निकाल लें, 5 को 1 प्लस 4 लिख लें, फिर निकाल लें, ऐसा कर लें। एक इसमें ऐसा कोई पद जोड़ लें, इसके साथ में फिट कर लें, जिससे कि ये चीज़ बन जाए। ये भी करना पड़ेगा। अब देखो 3 पद है, मान लो 2 पद होते तो मैं कर लेता, 5 भी तो है ना इधर, 5 भी ऐसा एक पद है। तो क्या करें सरल करने के लिए, 7 को फिट कर लें, 7 को हम ऐसा कर लें कि वो टूट जाए। अब देखो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 2 7 की पावर के, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 3 डॉट 5 की पावर के माइनस 5, ये तो कर सकते हैं ना। अभी 7 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 1 2 7 की पावर के। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 प्लस 1 3 5 की पावर के माइनस 5। तो देखो कुछ पद बन जाएंगे मेरे लिए। 6 इसके साथ भी और इसके साथ भी लिख दिया, 6 2 डॉट 7 की पावर के प्लस 2 डॉट 7 की पावर के प्लस इसके साथ भी 4 डॉट 3 डॉट 5 की पावर के और प्लस 3 डॉट 5 की पावर के, ये आ गया माइनस 5। कुछ पद हैं जो भाज्य हैं, वो आएंगे। देखो ध्यान देना, ये पद पहले से भाज्य में है, ये पद पहले से भाज्य में है, और बेटा ये पद पहले से भाज्य में है, ये तो है। तो जो नहीं है उसको ले लेते हैं। 6 2 7 की, तो 6 2 कितना हो गया बेटा, 12 7 की पावर के, 4 तिया 12 5 की पावर के, ये पूरा पद आ गया बेटा। 2 7 की पावर के प्लस 3 5 की पावर के माइनस 5, ये पूरा पद अलग आ गया, देख, है ना। अब इसके बाद इसको क्या लिख सकता हूं, देखो देखो 24p, इसको लिख सकता हूं ऐसे। तो क्या किया, 12 कॉमन ले लिया इसमें से, 7 की पावर के प्लस 5 की पावर के, और यहाँ लिख दिया 24p। तो पूरी तरह जो कॉमन आया वो 12 आ गया, 24 नहीं आया। जो पूरी तरह कॉमन आया वो 12 आ गया, 24 नहीं आया। तो इसका मतलब हो गया कि ये चीज़ अगर 2 से भाज्य है तो 24 आ जाएगा, ये भी तो बात है। 1 रख देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो ये 2 से भाज्य है, तो ये हो गया। यदि 7 की पावर के प्लस 5 की पावर के 2 से भाज्य है तो कथन सिद्ध हो जाता है, ऐसे। ये इस तरीके से हम चले, 7 को अलग कर दिया हमने, है ना। अब 7 में अगर मैं 8 ले लूँ, 8 दूनी 16, तो 16 बनेगा। मतलब -1 करके भी चलूँ, 8 -1 6 -1 ऐसा करूँ तो देख 6 -1 बनेगा, तो 6 तिया 18 अलग बनेगा, 8 दूनी 16 अलग बनेगा, तो पूरा माइनस में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कथन अगर 2 से भाज्य है तो पूरा का पूरा देखो ये 2 हो जाएगा ना, तो पूरी तरह 24 24 बाहर आ जाएगा।
ठीक। अब अगला स्टेटमेंट ये होता है कि 2 से भाज्य ये कथन है या नहीं है। तो इस कथन को बेटा 2 से भाज्य आगे भी आपको दिखाना पड़ता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ऐसा होगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर कि सीधे सीधे पूरी चीज़ कॉमन नहीं आ पा रही, मान लो आपकी विधि से। पहली बात तो ऐसी विधि बना लेते हैं हम, आ जाती है, हम सोचेंगे तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं वो भी करके दिखा दूंगा आपको अभी कि कैसे आता है। 24 ही बाहर निकल जाएगा तो कैसे आएगा, है ना। चलिए तो क्या किया, सिद्ध करना है कि ये 2 से भाज्य है, क्योंकि 12 तो आ ही गया। अब ये 2 से भाग हो गया तो 24 से भाग हो जाएगा, है। देखो 24 वहाँ पहले से ही है, तो लिख लेते हैं 7 की पावर के 5 की पावर के 2 से भाज्य है, ये सिद्ध करना है बेटा। चलिए तो k बराबर 1 के लिए 7 + 5 बराबर 12 सत्य है। तो क्या करें, 7 की पावर k + 1 5 की पावर k + 1, तभी तो होगा 2 से भाज्य है। क्योंकि ऐसे तो दिखा नहीं सकते सीधे सीधे, सिद्ध करना पड़ेगा। 1 के लिए हो गया, k के लिए हो गया, अब इसके लिए दिखाना होता है। तो इसमें क्या करें, जोड़ लेते हैं, इसको कर लेते हैं 7 को अलग कर लेते हैं, 7 की पावर के 5 5 की पावर के, तो इसे लिख लेंगे 6 + 1 7 की पावर के, और ये 4 + 1 5 की पावर के। चलिए अब देखो 6 × 7 की पावर के प्लस 7 की पावर के, 4 × 5 की पावर के प्लस 5 की पावर के। बेटा ये देखो 6 7 की पावर के, और ये 4 5 की पावर के प्लस 7 की पावर के प्लस 5 की पावर के। अब देखो इस पूरे में से 2 कॉमन हो रहा है, ये 2 से भाज्य है, तो क्या लिख लेंगे, पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा। 3 7 की पावर के 2 5 की पावर के प्लस इसे लिख देंगे 2d, ऐसे, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि पूरी वैल्यू 2d है, 2 से भाज्य है। तो बेटा देख ये d बच गया, बस ये 2d है ना, तो d बच गया, देख 2, तो 2 से भाज्य हो गया। शाबाश, आगे चलते हैं। अब दूसरा तरीका, यहाँ k + 1 ना करके k + 2 कर लो। k + 2 करेंगे तो 7 12 आएगा बेटा, 49 48 + 1 हो जाएगा, 24 + 1 हो जाएगा, अपने आप 24 आएगा। दूसरी तरकीब है, चलिए ये तो 2 से भाज्य है, ये तो सिद्ध हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। अब उस तरकीब की बात करते हैं जिसमें डायरेक्ट 24 आएगा। चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। अब उसे कर रहा हूँ मैं जिसमें 24 से भाज्य होके आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये कथन 24 से भाग होना है, ये सिद्ध कर दिया। तो क्या है ये, k + 1 के लिए, है ना। अब देखो आगे, तो k + 2 के लिए, मतलब अगर k + 1 के लिए है तो k + 2 के लिए तो होना ही चाहिए, है ना। तो कैसे करते हैं, देखो 7 k + 2 + 3 5 k + 2 - 5, ये भी होना है बेटा। मतलब k + 1 पे नहीं आ रहा है 24, तो k + 2 पे चले जाना है आपको, एक लाइन में आ जाएगा, किससे फर्क नहीं पड़ता। n बराबर k, n बराबर k + 1, n बराबर k + 2 के लिए करके देख लो, शाबाश। चलिए तो यहाँ पर 7 की पावर k बनाना है मेरे को, तो 7 × 7 = 49, यानी ये बचेगा 49, 2 डॉट 7 की पावर k। यहाँ मेरे को 5 की पावर k बनाना है, तो 2 पावर एक्स्ट्रा होगी, 25 हो गया,
25 3.5 ऐसे। अब इस 49 को क्या लिखूंगा बेटा, 48+1 2.7 इसको लिखूंगा 24+1 3.5 इसको ब्रेक कर लूँगा बेटा। 48 2 7 प्लस इसका भी एक पद लिख लूँगा 24 3 5 अब इसका जो ये पद है बचा हुआ है ना, इसको अलग लिख लूँगा 2 7 इसका बचा हुआ पद अलग लिख लूँगा 3.5 इसमें से 24 कॉमन लिया बेटा पूरा, तो ये बन गया 2 7 प्लस 3 5 प्लस, और ये पूरा हो गया 24p है ना। देख 24 पूरी तरह कॉमन आ गया, अतः इसको p माना था ना पहले, 24 से भाज्य है। तो क्या तरकीब लगा दी, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो k+2 पे चले गए, वहां से आ जाएगा है ना। चलिए शाबाश। दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, जैसे चाहे करिए, दोनों तरीकों से हो जाएगा। k+1 पे चलेंगे तो एक कथन फंस जाएगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा, और अगर k+2 पे चले गए तो पूरा निकल जाएगा बाहर। ठीक है ठीक है, ये भी हो सकता है, जो किताब में दिया है वो भी हो सकता है, लेकिन वो उलझने वाली बात है। अगर k+2 पे चले गए तो सीधा आ जाएगा आपका, जैसे मैं गया k+2 के लिए है ना। शाबाश। अब आया उदाहरण नंबर 7। समय देख लें क्लास का। ओके बेटा, 1 घंटे की क्लास हो गई है पूरी, तो 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं खींचेंगे, अगले लेक्चर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 7 करेंगे, ठीक है।